हेलो सर। हेलो सलाम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी सर। सर तो हम मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही हूँ, ज्वाइन करने में अपना बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। जी जी जी। जी सर, विल और आपके स्टार्ट। पास टाइम बहुत कम था। सो हेलो। जी। जी सर। हाँ सर, मैं आप देख सकते हैं। जी न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन के बारे में बात करना चाह रही थी। इसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है ये पहले से बहुत ज्यादा है, जो पहले वाला आया था। जी। तो तो इसको जब भी कैसे कोरोना कंट्रोल? वायरस, जैसे जैसे नई डिसीज आती है विद टाइम, वो डिसीज, वो वायरस खुद एक जीव है, वो एक खुद अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। वो ऑर्गेनिज्म जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। और वो जीता किसमें है? बॉडी के अंदर। अगर वो सारे ह्यूमंस को मार देगा तो जिएगा कैसे? हम्म। इसीलिए टाइम के साथ साथ हर डिसीज माइल्ड होती जाती है, तो ये और ज्यादा इन्फेक्टिव होती जाती है। जो पहले मुश्किल से ट्रांसमिट होता था, आज वो आराम से ट्रांसमिट हो जाता है। पहले जो 1 मीटर पे ट्रांसमिट होता था, वो 2 मीटर तक पहुंच जाता है। जी पहले जी। जो एक कमरे में ट्रांसमिट होता था, अब वो ज्यादा दूर तक जा सकता है। हम्म। पर डेथ रेट कम हो जाएगी। अच्छा। और सर मेरे को पूछना था, ये साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है, लोगों को नहीं पता। जी। तो अब साइटोकिन स्टॉर्म को ऐसे समझिए। हमारी बॉडी में लड़ने के लिए बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसमें दो मेजर टाइप के सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं बी सेल और टी सेल। टी सेल भी आगे कई तरह से डिवीजन होती है, जैसे उसमें से एक आता है जिसे कहते हैं टी किलर सेल। हम्म। अब कोई भी एंटीजन या कोई भी चीज आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो आपकी इम्यूनिटी उसको फॉरेन या अपना मानती है। जैसे हम किसी बॉर्डर में एंटर करते हैं जी। तो आपसे पासपोर्ट पूछते हैं। तो हाँ। जब बाहर वाला एंटीजन हमारी बॉडी के सारे एंटीजन से मैच नहीं करता, तो बॉडी उसको फॉरेन मानती है। फॉरेन मानते ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। और ये अटैक कई तरीके के सीक्वेंस में होता है। जो सबसे पहला सीक्वेंस है वो है बी सेल। बी सेल के पास बनी बनाई पुरानी मेमोरीज, एंटीबॉडीज होती हैं, जो आपने कभी जिंदगी में इन्फेक्शन देखा होगा, या आपके बाप दादाओं की जब टाइम से हमारी जीन्स के अंदर वो इनकॉर्पोरेटेड है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा करना है। हाँ। तो वो काम करता है बी सेल। क्योंकि इस वायरस के ऊपर बी सेल काम कर ही नहीं पाता, तो नेक्स्ट अटैक ऑफ डिफेंस में आते हैं टी सेल्स। ये टी हम्म। सेल्स क्या करते हैं? ये उस वायरस को पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के बाद अपने सेल्स को बोलते हैं आप इस तरीके से आप एंटीबॉडी बनाइए। और तीसरे तरह के सेल्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट किलर सेल्स होते हैं, जो कुछ भी एंटीजन रहे उसको टाइम की जरूरत नहीं होती, वो इमीडिएट किलर टी सेल उस सेल को मार देता है। हम्म। अब तीन तरह के मरीजों को इन्फेक्शन समझिए। एक जिसका किलर टी सेल बहुत अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जैसी वायरस एंटर किया इमीडिएटली उसे मार दिया। हाँ। एक जिस अब हम मेरे से किसी में भी बी सेल काम करता नहीं, क्योंकि ये कभी भी हमारे जमाने में एंटीबॉडीज थी ही नहीं। कि नहीं। अब टी सेल को एंटीबॉडी बनाने में 14 दिन लगता है, और हाँ। वायरस की लाइफ साइकिल भी 14 दिन ही है। सही है। अब जी। अगर किसी वजह से हमारी टी सेल्स एक इंफॉर्मेशन बी सेल को भेजें कि आप एंटीबॉडी बनाओ, और वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है करोड़ों की फॉर्मेट में, तो हमारे बी सेल्स को समझ नहीं आता क्या करें। तो क्या वो कर? जितने भी हमारे जो जितने भी वेसिकल्स हैं उनको खोल देते हैं और सारा अटैक डाल देते हैं। ये जो साइटोकिन्स हमारी बॉडी में वायरस को लड़ने के लिए यूज करी थी, वो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर अटैक कर देती हैं और अपना और पराया नहीं समझती। जी। इस साइटोकिन स्टॉर्म के बीच में आके हमारा लंग या हमारे अदर ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर यही काम आराम से हो और वायरस का इन्फेक्टिविटी रेट कम हो। अब आप पूछेंगे डॉक्टर्स क्यों बच जाते हैं? क्योंकि हमको थोड़ा 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 जहर रोज मिल रहा है। हमें थोड़ी 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 ट्रेनिंग रोज हो रही है। एक आदमी को सडनली इतना सारा लोड ऑफ वायरस दे दिया जाए, तो वो साइटोकिन स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सर तो अगर नॉर्मल पेशेंट को, अगर नॉर्मल किसी को हुआ है कोरोना वायरस, तो ये स्टॉर्म आने तक का कितना दिन, लाइक जैसा आपने बोला 14 दिन हो जाएंगे तो ये स्टॉर्म आएगा, तो हम चीज को प्रिवेंट कैसा करें?
जी, तो वायरस की लाइफ साइकिल 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, पहले 7 दिन और लास्ट वाले 7 दिन। जो हम्म। पहले 7 दिन है उसमें थोड़े-थोड़े सिम्पटम्स आते हैं। आपको शरीर में हरारत होना, जुकाम बुखार होना, थोड़ी बहुत कफ होना, फीवर आना, आना। जिन लोगों को पहले 7 दिन में थोड़े से सिम्पटम होके चले जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनको आगे स्टॉर्म नहीं आता। जिन लोगों का बुखार 102, 103 बहुत ज्यादा होने लगे, शरीर बहुत कमजोर होने लगे, खाना खाने का मन ना करे, ऐसे वो लोग सेकंड फेज में एंटर करते हैं। ये सेकंड फेज तब आती है जब बॉडी की इम्यूनिटी सही से काम ना करके पागल हो जाती है जैसे, और हर चीज पे अटैक करने लगती है। ये जनरली होता है 10 और 12 दिन के बीच। अगर आपके 2 हफ्ते निकल गए, आप वीक समझ रहे हैं अपने आप को, तो भी साइटोकिन स्टॉर्म नहीं आता। साइटोकिन स्टॉर्म आने का सबसे पहला पहला कारण ये है कि आपको सांस फूलने लगती है, आपकी सैचुरेशन ड्रॉप होने लगती है। ये 9वें 10वें दिन होने लगता है। ये साइटोकिन स्टॉर्म आते ही आप मान लेना है कि ये पेशेंट गड़बड़ हो जाएगा। हम्म। अच्छा, ठीक है सर। और मेरे को जानना था सर, ये वायरस जो है, आपने बोला कि अब जो पहले था वो 1 मीटर की दूरी पे रहता था, अब 2 मीटर की दूरी का सवाल आ गया है। सर ये वायरस सर्फेसिस पे कितने टाइम तक रहता है? एक रिसर्च के हिसाब से इन्होंने जीन के आइडेंटिफिकेशन किए तो 21 दिन तक इनको वो सरफेस पे डिटेक्ट हो गया, पर वो अच्छा। वायरस मरा हुआ पाया गया। हाँ। मोस्टली 1 दिन के बाद ये ट्रांसमिट नहीं होता, इसीलिए हम लोग स्टेरिलाइज करने के लिए, जो घर वाले लोग हर चीज के ऊपर स्टेरिलियम डाल रहे हैं, ये जी। सोच करके कि उससे वायरस मर जाएगा, उससे वायरस नहीं मरता। हाँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो चीजें जिनको धोने की जरूरत नहीं है, दाल हो गए, चावल हो गए, ऐसी चीज जिनको स्टोर किया जा सकता है, एक दिन को अलग रख दीजिए। और जो अच्छा। बाकी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनको इमीडिएटली फ्रेश यूज करना है, उनको हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाल के धो लीजिए, उससे जी। वायरस मर जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। सर ये वायरस के अपने पास एंट्री पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या तरीके से आ सकता है, एक्सेप्ट माउथ, मतलब मुंह से तो हाथ हाथ लग रहे हैं तो हर जगह आप लोग को, तो। जब तक ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर नहीं करता, जब तक ये आपके पास नहीं आते, ये सिक्रीशन से जो आप बाहर की आदमी से मिलते हैं, अगर आप एक कमरे में अकेले आ जाएंगे तो ही वो उनके सिक्रीशन से एयर में उड़ के मेरे पास आ सकता है जब मैं सांस ले रहा हूं। तो अगर मैं डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकता, अब आप हर जगह तो 2 मीटर नापने नहीं जाते, अगर सही आपका बात। हाथ और उसका हाथ एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इतने दूरी पे हैं, अगर आप देखिए, अगर आप इतनी जी। दूरी पे हैं तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। पर अगर इससे पास में रहना है, जैसे कि आपको कोविड पेशेंट की सेवा करनी है, उसके पास रहना है, उसे खाना खिलाना है ना, खाना। तब जी। आपको मास्क लगाना जरूरी है। और तब मास्क सिंपल वाला ना होके, कपड़ा ना होके, बुरका ना होके, वो मास्क N95 ही होना चाहिए। जी सर। सर N95 सबको तो लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं, इतना तो मैं जान गई। N95 सिर्फ उसको लगाना है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए। बाकी सब लोग जी। अगर सिंपल जैसे हम लोग मुंह ढकने वाली जो, इतने से भी काम चल जाता सर एक क्वेश्चन आया, डज दैट मीन ENT इज द गेटवे ऑफ एंट्री ऑफ द वायरस? है। डज दैट मेक? डज दैट मीन ENT? हाँ, बिल्कुल ट्रू। नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू आपने कंटेमिनेटेड फ्रेश सरफेस को टच किया, और किसी वजह से अपनी आंख खुजलाई, कभी कहीं ऐसा हाथ लगा लिया या खाना खा लिया, खाने में ज्यादातर मर जाता है, बट अगर कट सरफेस से वो एंटर कर सकता है। जी। ओके, ठीक है सर। मेरे को ये पूछना था, वायरस सच में है? देखिए, जो ये सवाल मेरे को भी बहुत बार गुजरा, पर हमने देखा कि हमारे ह्यूमंस के अंदर 30,000 जीन्स होती हैं। क्योंकि आप डॉक्टर हो, आप ये बात जानते होंगे कि ये जो जीन्स हैं, ये कोड लैंग्वेज में हमारी जीन्स डीएनए के अंदर है। हमारा डीएनए A T और G और C 4 इम्यून सिस्टम से बना है, 4 न्यूक्लियोसाइड की कॉम्बिनेशन से बना है। क्योंकि सिर्फ इस जीनोम को देखने में ही हमको 100 साल से ऊपर लग गया था कि ह्यूमन जीनोम है कैसा। और आज तक भी हम अपने आप से कोई भी नया एक ऑर्गेनिज्म बना नहीं पाए। अल्लाह मियाँ ने कई सारे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और ह्यूमंस बनाए, पर हमने उनको मॉडिफाई तो कर पाए, क्रॉस ब्रीड कर पाए, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर पाए,
पर हम बना नहीं पाए। तो कोरोना वायरस हमारे पैदा होने से पहले इस धरती पे था, पर जी उसके सर। साथ छेड़खानी करने से ये हुआ या नेचर ने इसे म्यूटेट कर दिया, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं जवाब दे सकता। पर आज की तारीख में भी साइंस में इतनी ताकत नहीं है कि एक वायरस बनाए। पर एक दुख भरी खबर ये है कि जब स्मॉल पॉक्स एक डिसीज हुई थी, मोटा चेचक बोलते थे उसको, स्मॉल पॉक्स से बहुत बार महामारी हुई, बहुत लोग मरे। उस स्मॉल पॉक्स को भी आज की तारीख में भी एक खत्म होने के बाद, पूरे वर्ल्ड से खत्म होने के बाद जिनेवा में स्टोर करके रखा गया है। और वो ये रीजन देते हैं कि हम इस स्मॉल पॉक्स को इसलिए रख रहे हैं कि बाद मान लो बाद में महामारी फैले तो हम इसके थ्रू रिसर्च करके एंटीबॉडी बना पाए। पर जी। उसका एक और खराब बात यह है कि अगर वो वहां से रिलीज हो गया तो कोरोना जैसी महामारी कर सकता है। या किसी ने, या पहले जमाने में जैसे लोग पहले तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूक गोलियों से लड़ने लगे, फिर मिसाइल बना ली। आज का जो बायो वेपन सिस्टम है कि आप एक छोटा सा वायरस रिलीज कर दो और सारी की सही सारी बात। दुनिया कैसे मर जाएगी पता नहीं। ये बायो टेररिज्म हो सकता है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, पर ये फुल वायरस अकेला आदमी बना सकता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। है। हाँ, इसको म्यूटेट कराया गया है, मैं इसके ऊपर डिनाई नहीं करता। अच्छा सर, आपका इंटरव्यू मैंने बहुत देखा है, हम तो काफी बार बैठ चुके हैं साथ में। सर आप बोलते हैं कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। तो सर हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग हॉस्पिटल क्यों भाग रहे हैं? मैं 100% इस बात को जायज ठहराता हूं कि आज की तारीख में भी कोरोना वायरस को मारने की दवा नहीं है हमारे पास। हाँ, हमने ट्राई ट्राई बहुत करी है दवाइयां, और ये सब दवाइयों के ट्रायल में हम लोगों ने आइवरमेक्टिन जो बहुत बुरी से फेल हुई, डॉक्सीसाइक्लिन फेल हुई, एजिथ्रोमाइसिन फेल हुई। एक अमेरिकन ने एक इंजेक्शन बनाया रेमडेसिविर, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया, इतना ब्लैक हो रहा है कि शायद 3,000 जी। वाला इंजेक्शन आज 25,000 रुपए में बेचा जा रहा है। तो मेरे से जब पूछते हैं साहब खरीद लें जान बचाने के लिए, तो मैं बोलता हूँ गारंटी लिख के देते हो क्या ये इंजेक्शन लगाने से आदमी बचता है? जी। ये इंजेक्शन एंटीवायरल जरूर है, ये इंजेक्शन कोरोना वायरस के लिए बनाया नहीं गया था, ये 2 साल पहले बनाया गया था सार्स वायरस के लिए। बट इन्होंने पाया कि ये वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। डेफिनेटली बात मानता हूं कि इससे वायरस लोड कम हो जाता है, और ये जी। रिसर्च में पाया गया कि इससे जान नहीं बचती। कैसे पाया गया? उन्होंने 100 लोगों को रेमडेसिविर दिया और 100 लोगों को नहीं दिया। एंड में अगर 10 लोग मरे और इधर भी 10 लोग मरे तो रेमडेसिविर से जान नहीं बची, पर बची। रिकवरी टाइम कम हो गया। इसको मेडिकल फील्ड में जो नेक्सस है दवाइयों वाला, उसने बहुत बड़ा बड़ा करके प्रोजेक्ट किया कि साहब कोविड होने के बाद ये वाला ग्रुप 7 दिन में रिकवर हुआ, और हुआ तो रिकवरी में 2 दिन कम हो गए, इसलिए ये बहुत कारगर दवाई है और ये सब लोग दो। अगर अच्छा गारंटी से कहीं लिख के नहीं लिखा, ब्लैक दिख रहा है। क्योंकि आज की तारीख में हॉस्पिटल में क्या बहाना बना के एडमिट करें? अगर आप अपने किसी पेशेंट को लेके आते हो और मैं कहता हूं कि मैं आपका इलाज करूंगा, तो मेरे को ये तो बताना पड़ेगा मैं किस चीज से इलाज करूंगा। तो अगर जी। काले ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बोल दूं कि अगर कोई दवाई है ही नहीं और जो एक रेमडेसिविर है उससे जान नहीं बचती, कौन आएगा हॉस्पिटल में? सही बात है। तो आपका दूसरा सवाल बड़ा जायज होना चाहिए, तो फिर हॉस्पिटल में हो क्या रहा है? वो क्या, वही तो। जब भी लंग्स डैमेज हो जाते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो बहुत सीरियस हो जाता है, तो क्या उनको छोड़ दें? क्या उनका इलाज करना बंद कर दें? क्या वो फेथ देना या कंफर्ट देना भी बंद कर दें? जब घर में किसी को मरीज को तकलीफ हो जाती है और कोई चीज काम नहीं करती, तो क्या आप पानी की पट्टी लेके सिर पे नहीं रखते? हॉस्पिटल में भी सही जब बात। ऑक्सीजन कम हो जा रहा है तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए नेजल मास्क या बड़े मास्क दिए जा रहे हैं। तो फिर जी। सारे लोग वेंटिलेटर वाले मर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो इतने ज्यादा डिसीज्ड हैं कि वेंटिलेटर काम ही नहीं कर पा रहा। वेंटिलेटर सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ाने की एक तरह की तरीका है,
जितने ज्यादा सीरियस पेशेंट होगा वही वेंटिलेटर पे जाएगा, और जितने ज्यादा सीरियस पेशेंट होंगे उन्हीं के मरने का खतरा ज्यादा है। हॉस्पिटल में मरीज ठीक जरूर हो रहे हैं, उनकी केयर भी जरूर हो रही है और वो बेहतर भी हो रहे हैं, पर जो लोग आईसीयू के लेवल तक पहुंच जा रहे हैं, जिन लोगों की ऑक्सीजन कम हो जा रही है, जिन लोगों के लंग्स ऑलमोस्ट डैमेज हो जा रहे हैं, चाहे वो हम डॉक्टर्स में से कोई है या हमारे परिवार का है या वो आपके परिवार का है, वो नहीं बच रहा। जी सर। सर ये नौबत ही क्यों आई? क्योंकि सर हम ऑलरेडी गुजर चुके हैं ये चीज से पिछली बार। फिर मैं भी समझ रहा हूँ। आज, एक साल पहले तो फिर भी संभले हुए थे। आज जो हम देख रहे हैं कब्रिस्तानों में, शमशानों में, ये बिल्कुल ही सोच के बाहर था। हम बैठते रहे, आप और मैं, हम बैठे थे, आप बोल रहे थे कि आने वाला है, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, पर इतना बुरा तो आपने और मैंने भी नहीं सोचा था सर। मैं 6 महीने से वीडियो बना रहा हूँ सेकेंड वेव का, और ये सेकेंड वेव हमने 100 साल पहले एक महामारी फैली थी जिसमें पहली वेव को लोगों ने मजाक ले लिया था, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फैली थी। जब सेकेंड वेव आई और वो सारे सोल्जर्स अपने अपने घर चले गए तो लाखों में लोग मरे थे। सिर्फ दुख की बात यह है कि हम इंसान बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं। फर्स्ट वेव के बाद हम इतनी जल्दी, लॉकडाउन खुला, हम अपनी जिंदगी में वापस चले गए और अब सारे काम फिर वापस वैसी करने लगे। स्कूल खोल दिए, पब्स खोल दिए, जी। मूवी थिएटर्स खोल दिए, सब कुछ खोल दिया। हम लोगों को इतनी जल्दी थी कि पैसा कमाने की या अपने काम पे या अपने चीजों पे जाने की। या आपने देखा जब लॉकडाउन हुआ तो सारी कुछ नेचर वो कितना क्लीन हो गया। सारी हमने 1 रुपया नहीं लगाया। पानी, सर। एयर, सब लोग शोर मचाते थे, प्लास्टिक मत यूज करो, ये मत करो, आग मत लगाओ, दिवाली मत मनाओ, शोर मत मचाओ, वॉइस वॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, है ना, किस जी। किस तरह के पोल्यूशन के नाम दे दिए थे। पानी का स्तर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ये हो जाएगा। नेचर ने सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इतना अच्छा रिपेयर किया कि हर जानवर, हर पौधा, हर पेड़, हर रिजर्वायर पानी का इतना अच्छा हो गया, इतना स्वस्थ हो गया। सिर्फ रोए कौन? हम लोग रोए, क्योंकि हम अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर चुके हैं। एक नॉर्मल आदमी की लाइफ का साइकिल 40-50 ईयर्स का होना चाहिए। 40-50 ईयर्स के बाद जैसे एक नए बच्चा पैदा होता है तो पुरानी साइकिल नेचर चाहती है उसको हटा देना। मैं ह्यूमंस के अगेंस्ट नहीं हूं, पर हम अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके और हम अपनी इतनी अपने लिए सहूलियतें बना ली हैं कि ठंडा, सही गरम, एसी, पानी, हर चीज अपने अपने घर के पास ले आए हैं। मेडिकल फील्ड इतनी ज्यादा एडवांस हो गई कि लोग मरने बंद हो गए। तो जब आज एक नया कैलेमिटी आया और लोग मरने लगे तो वापस पूछने लगे डॉक्टर से कि भाई आपको क्या मालूम है। तो हम अकेले डॉक्टर्स आज की नॉलेज के हिसाब से नहीं चलते। हम अपने फोर फादर्स के ऊपर खड़े हैं, जिन लोगों ने सालों की प्रैक्टिस के बाद आपको बताया कि ये खाओ कि आप ठीक हो जाओगे, ये दो कि आप जी। ठीक हो जाओगे। ये तो बीमारी सिर्फ सिर्फ 1 साल पुरानी है। इस 1 साल पहले न पल्मोनोलॉजिस्ट, न कार्डियोलॉजिस्ट, न डेंटिस्ट, किसी को ये नॉलेज नहीं थी। आज की तारीख में जो भी इंफॉर्मेशन है खुलेआम इंटरनेट पे अवेलेबल है, और हर आदमी को मालूम है कि 4 गोलियां देनी है। तो मैं ये कहता हूं, हॉस्पिटल्स को मत भरो, हॉस्पिटल्स में इतना लोड मत डालो कि वो नॉर्मल लोगों की भी सेवा ना कर पाए। जी। जो हाई रिस्क पे है उनको तो बचा लें। उनको बचाएं, उनको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि बाकी सब तो सिर्फ हैबत से डर जा रहे हैं। अगर हॉस्पिटल आके जी। वार्ड में देख करके वो जो हम कपड़े डालते हैं अपने आप को बचाने, उसको देख के इतनी हैबत होती है कि शायद एक आदमी जो कभी हॉस्पिटल नहीं आया वो तो सिर्फ ये देख के ही मर जाए कि मेरी मौत आई है। जी सर, बिल्कुल हैबत से लोग एक ऑक्सीजन छोटे मास से बाईपाप पे आ जा रहे, बाईपाप से वेंटिलेटर पे आ जा रहे। जी सर। सर ये जो नया स्ट्रेन आया है सर, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि अगर बच्चे पॉजिटिव हो गए, बच्चों को क्या सिम्टम्स आने वाले हैं, और अगर बच्चे पॉजिटिव है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, उनको कौन से टेस्ट करवाएं। अगर आप किड्स के ऊपर अगर आप ज्यादा एक आंसर दे सकते हैं तो। सबसे बड़ी बीमारी ही टेस्ट है। शायद अगर टेस्ट नहीं बनाते तो ये कोरोना ऐसे आग लगती ही नहीं। हम लोगों ने टेस्ट करके बीमारी मोल लेके घर आते हैं। जरा सा गले में खराब हुआ, चलो जाएंगे टेस्ट कराने,
टेस्ट कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसी रात जैसे हमारे सिर के ऊपर कुछ पहाड़ गिर गया। और अगले दिन एक और बेवकूफी सूझी, घर के सब लोगों का करा दिया। अब घर के सब लोग पॉजिटिव हैं। अब समझ नहीं आ रहा मैं अपना क्या करूं और अपने डैडी का क्या करूं और अपने दादा का क्या करूं। जी। आप मोटा मोटा एक बात समझिए, हम गाड़ी पंचर तब बनवाने जाते हैं जब गाड़ी में पंचर होता है। होता है। हम हॉस्पिटल तब जाएंगे जब हमें सिम्टम आए। आप ये जरूर कहिए मुझसे, साहब अगर तब तक लेट हो गया तो? जी, अगर तब हाँ। तक लेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी के पास ये पल्स ऑक्सीमीटर पहुंच गया है, जो एक साल जी। पहले किसी को मालूम भी नहीं था। आप ये लगा के रखिए, सबका टेस्ट करिए, पूरी कम्युनिटी का टेस्ट करिए, जिसकी भी ऑक्सीजन 95 से कम हो, बेहिचक हॉस्पिटल आओ और अपने सारे क्वेश्चन सब चीज को एड्रेस कराओ। पर अगर हर आदमी को हॉस्पिटल लेके आओगे, मैंने कई सारे ऐसे नेगेटिव लोग देखे हैं जो लाइनों में लग लग के पॉजिटिव हो गए, जिन्होंने टेस्टें करा करा के अपना जीवन खराब कर लिया है। बच्चे इस वायरस से इतना अच्छा लड़ते हैं कि उनको जुकाम बुखार के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक छोटे बच्चे को जैसे हर साल छोटा मोटा गला या छाती भर जाने वाला या थोड़ा खाना कम खाना, बिल्कुल यही सिम्टम आते हैं। थोड़ा इरिटेबल हो जाता है, रोता जाता है, खाना कम खाता है, खेलता नहीं है, माँ को इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये ऐसा नहीं था, थोड़ा थोड़ा तो कुछ गड़बड़ हो गया। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखे तो आप उस बच्चे को अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाइए। मोटा मोटा ये याद रखिए कि बच्चों में अभी तक ना डेथ रिपोर्टेड है और ना शायद होगी। कारण ये कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा और बहुत फ्रेश होता है। ओल्ड एज आते आते ये इम्यून सिस्टम में इतनी ताकत नहीं रहती। इसलिए आप एक मोटा मोटा काम करिए, सिंपल सा, बच्चों को अगर जुकाम बुखार हो जाए तो उनको अलग कर दीजिए, खासकर बुजुर्गों से ना मिलवाइए, क्योंकि जो ओल्ड एज के लोग हैं उन लोगों को ये बीमारी बहुत खराब होती है, तो उनको अलग रखिए। और बच्चे, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसलिए जब वो बीमार हो तो उनको अलग कमरे में रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। पर अगर कोई बच्चा इतना छोटा है कि दूध पीता है माँ का, तो उसको फीड कराते रहिए, उसका फीडिंग बंद मत करिए, क्योंकि खाना बीमारी से ज्यादा जरूरी है, कमाना बीमारी से ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो परिवार जो अपने लिए खाना भी नहीं कमा पा रहे, वो लोग कोरोना से ना डर के बाहर जाके काम करो। जिन लोगों को सिर्फ बाहर घूमने के लिए जाना है, चाट पकौड़ी खानी है, वो घर में रहो, वो कभी भी बाहर मत जाओ। इसको मैं कहता हूं कंट्रोल्ड लॉकडाउन। आपके घर का हेड बोलेगा कि साहब क्यों बाहर जा रहे हो, कि जी हम घूमने जा रहे हैं, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, मत जाओ, समय अच्छा नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे ओहदेदार हमको ये ना बोले कि कब लॉकडाउन है कब नहीं, क्योंकि अगर ऐसे बोला गया तो प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे जरूरी है बाहर जाना, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे पास खाना खाने को नहीं है, तो आपको बाहर जाना है, चाहे कोरोना है चाहे नहीं है। तो आपके घर के हेड डिसाइड करें कि लॉकडाउन है कि नहीं। और इस लॉकडाउन को बोलते हैं कंट्रोल्ड लॉकडाउन, जिसमें जी। ओहदेदारों को आपको तंग करने की जरूरत नहीं है। उन लोग आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना, आप लोग उनको सपोर्ट करना। जी। सर, मैंने परसों एक केस डिस्कस किया था आपके साथ कि स्वैब टेस्ट नेगेटिव था, जब अगले दिन सीटी करवाया उसमें पॉजिटिव आ गया ना। तो सिम्टम्स बहुत अच्छे थे। जी। कोरोना सिर्फ 14 दिन के लिए डिटेक्ट होता है। अगर आप पॉजिटिव आए और 14 दिन के बाद आपने टेस्ट नहीं भी कराया तो फायदा नहीं है, क्योंकि 14 दिन के बाद कोरोना तो नेगेटिव ही हो जाने वाला है, ये वायरस नेगेटिव हो जाने वाला है। पर लंग्स के लीजन कभी कभी 3-3 महीने तक रह जाते। तो अगर जी। आपने मुझे जो सिनेरियो बताया कि टेस्ट नेगेटिव है और लंग्स में थोड़े बहुत लीजन्स हैं, तो आप उसको जी। बोलिए कि आपको पहले होकर चला गया और आप अच्छे हैं, और हल्के हल्के ये लंग्स भी ठीक हो जाने वाला है। जी। सर, सीटी स्कैन एक बार अगर हमारा नेगेटिव आ गया, मतलब हमको हुआ था कोविड, उसके बाद हम हमारा कोविड चला गया, तो सीटी स्कैन कराना मस्ट है बात के लिए। अगर सीटी स्कैन बार बार कराने से आपको रेडिएशन आता है, सीटी जी। स्कैन इतना बड़ा स्कैम हो गया है कि लोगों ने फॉर्च्यून बना लिए, एक मशीन लगा के करोड़ों रुपए कमा रहे। सीटी स्कैन सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, ये तय करने के लिए कि ये बंदा जो ब्रेथलेसनेस बोल रहा, सांस बोल रहा, खांसी बोल रहा, उसके सेगमेंट 10 से ज्यादा इन्वॉल्व है। 25 सेगमेंट होते हैं, अगर 10 से कम इन्वॉल्व है तो उसको घर भेज दो। अगर 10 से ज्यादा इन्वॉल्व है तो हमको मालूम है अगले 10 होने में जितने दिन लगेंगे, उतनी देर में हमारी दवाइयां या कोई सपोर्ट काम करेगा। तो 10 सेगमेंट वाले लोग घर चले जाए, 10 से ज्यादा वाले हॉस्पिटल में शरीक हो जाए।
सीटी स्कैन डॉक्टर की सिर्फ कहने से कराइए, अपनी मर्जी से मत कराइए। दूसरा, सीटी स्कैन के टेबल पे कोरोना का पेशेंट लेटता है, आप बार बार उसी कमरे में जाओगे, सांस लोगे, आपको खुद हो जाएगा। मिसाल के तौर पे बोलता हूँ, साल हो गया, बीच बीच में खांसी हुई, सिर दर्द हुआ, ना मैंने आज तक टेस्ट कराया, ना मैंने आज तक सीटी स्कैन कराया। दूसरे आप जान, ना उन्होंने आज तक टेस्ट कराया, ना उन्होंने आज तक सीटी स्कैन कराया। उन अस्थमा के पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी भी उम्र 40 के आसपास है। जब हम लोग खुद डॉक्टर होके टेस्ट नहीं करा रहे, तो हम किस बिना पे आपको बोले कि टेस्ट कराओ। जी सर। सर पेशेंट्स आ रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, फैमिली, ये जो इमोशनल टर्मोइल है पूरा, कि पेशेंट हैबत में है, बहुत डरावा है, फैमिली गिल्ट में है, ये जो पूरा माहौल घर पे बन जाता है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, इसको हम कैसे डील करें? एक साल पहले जब कोरोना हुआ और लाइनें लगी और हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, तो मेरे एक मरीज ने मुझे बोला कि मेरी माँ ऑक्सीजन पे तड़प रही है, आप किसी भी तरीके मुझे बेड दिलाओ। चाइना ने ओवरनाइट 1,000 बेडेड हॉस्पिटल खड़ा कर दिया शहर के सेंटर में। अमेरिका ने 5 बड़े हॉस्पिटल खुलवा लिए और सब मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो मैं सोचता था हमारे हिंदुस्तान में क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो एक बेड को अरेंज करने में भी जमीन हिलानी पड़ती, इसको फोन करना पड़ता, ये करना पड़ता। और आधा सिस्टम नेक्सस से चलता प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी सर्विसेज ही नहीं है, और डॉक्टर्स जो जाते हैं, कोशिश करते हैं करने की भी, उनको सामान नहीं दिया जाता या दबा दिया जाता। मेरा कहना यह है कि मेरे को उस रात नींद नहीं आई और मैं ये सोचता रहा कि हम हिंदुस्तान के लिए क्या करें। तब मैंने सोचा होम आइसोलेशन इज द बेस्ट आंसर। आप ये तय कर लो कि कौन से लोग घर रहोगे। तो ये कैसे पता लगे? मरीज तो बेचारा डरता है, मैंने अपने डैडी का इलाज कराया होता तो शायद बच जाते। सच्चाई ये नहीं है। हाँ। अगर लंग्स बहुत डैमेज हो जाए तो हॉस्पिटल में या घर में फर्क नहीं है इलाज। तो मैंने जी सर। बीमारी को समझो, बीमारी को जानो, और कब हॉस्पिटल आना है तभी हॉस्पिटल में आओ, जितना बेनिफिट लेना है उतना ही बेनिफिट लो। और अगर मान लो जी। आपको मालूम है कि एक दो बच्चे घर में हैं और आप अपना घर बेच करके इस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे, तो उन बच्चों के छत, जी। सिर पे छत भी निकल जाएगी। इसलिए भी निकल। इन लोगों के पास इतना अफोर्ड करने की चीज नहीं है। वो या तो गवर्नमेंट सेटअप्स में या जो टेम्परेरी कैंप्स एनजीओ ने लगाए हैं, नहीं तो घर रह के मैंने वीडियो के साथ एक एक गोली, एक एक चीज बताई है। कई सारे डॉक्टर्स हैं जो अब आजकल फ्री में फोन पे बात करके आपको दवाइयां जी। गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए साहब, 100 में एक आदमी मरेगा, ये तो सच्चाई है। वो उससे है। भाग नहीं सकते, और वो हम जी। तय नहीं करते, यहाँ लिखा रहता। अल्लाह ने इतना ही उनके हिस्से में लिखा और उन्हें अपने पास बुला जी। लेता 100 में एक। उससे आज नहीं लड़ सकते। जरूरी है आज की तारीख में उन सब बच्चे लोगों को डर से निकालना और अपनी जिंदगी में वापस चले जाना, जिन लोगों को छोटा मोटा इन्फेक्शन हो रहा और वो अपने घर बेच रहे, टेस्टा कराने के चक्कर में और हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे। सर, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनिंग, ये बहुत ज्यादा मैं महसूस की कि जैसे मेरे रिश्तेदार थे, वो पॉजिटिव हुए और उनका घर पे इलाज हुआ, वो ठीक हो गए, उन्होंने सीटी नहीं करवाया बाद में। लेकिन मैं तो उनको यही, जब भी बात करती हूँ, मैं बस यही बोलती हूँ कि आप प्रोनिंग में सो, और जितने भी 5 डेज की ड्यूरेशन में थे उन मेडिकेशन पे, शी वाज ओनली प्रोनिंग। सो आई वाज कि आप प्रोनिंग पे जरा ध्यान दीजिए, तो क्योंकि आई होता क्या है रिमेम्बर अगर, रहे थे मेरे साथ कि जी अफोर्ड नहीं कर सकता था बंदा हॉस्पिटल, और वो वापस आया आपके पास, ठीक हो गया। जी, तो प्रोनिंग होता क्या है? ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। 100 साल पुराने से जब लंग्स खराब हो जाते थे किसी भी इलनेस की वजह से, हम उसको कहते थे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज, एक्यूट रेस्पिरेटरी लंग इलनेस, ARDS। तो इसमें होता क्या है, लंग में ऑक्सीजन बनने की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो पल्मोनोलॉजिस्ट ने उस टाइम एक टेक्निक निकाली जिसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। मतलब एक वेंटिलेटर वाले पेशेंट को सीधे की जगह अगर उल्टा लिटा दिया जाए, तो उसके लंग्स के जो बैक के हिस्से हैं, जो प्रेशर की वजह से बंद रहते हैं, वो ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देते हैं।
तो कोरोना में भी जब ये ट्राई किया गया तो ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो गया। तो हम लोग जब पेशेंट्स एंटर करता है हॉस्पिटल में तो उसको पहली सीख ये देनी चाहिए या देते हैं कि आप उल्टा होके सो। अगर वो कहे कि मेरी ऑक्सीजन तो नॉर्मल है, मैं क्यों ऐसा करूं? क्योंकि जब आपकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो आपके हैबत, डर या परेशानी की वजह से आप खुद ही उल्टा होके नहीं सोओगे और हमें बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आपको मास्क लगा होगा, क्योंकि आप हैबत में होगे, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया होगा। इसलिए उस उल्टा सोने की ट्रेनिंग हर लोग करो। मैं भी आज जब बिस्तर पे जाता हूं तो 5 मिनट उल्टा सोने की प्रैक्टिस जरूर करता हूं, क्योंकि आपको एक कंफर्टेबल जगह आइडेंटिफाई करनी होती है। कुछ लोग उल्टा जी। होकर के कुछ हाथ को इस तरह रखते हैं, कुछ सिर के नीचे रखते हैं, कुछ पिलो यहाँ लगा लेते हैं, कुछ पिलो यहाँ लगा लेते हैं। हर एक आदमी की एक कंफर्टेबल पोजीशन होती है जो वो खुद आइडेंटिफाई कर लेता है। जब आप बिल्कुल अच्छे हो उस टाइम पे आप अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन को आइडेंटिफाई करिए, उस कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर प्रोन होने की कोशिश करिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। क्योंकि जब आपका ये दिन आएगा, वो घड़ी जिस वक्त आपको वो टेस्ट देना होगा, अगर आप ऑलरेडी उसके लिए तैयारी करोगे तो बच जाओगे, और तैयारी नहीं की होगी तो उस वक्त डॉक्टर वेंटिलेटर डालने के बाद आपको उल्टा करे, उससे बेहतर है कि आप उसको खुद जानो और खुद करो। सर खाना कितना इम्पोर्टेंट है? कोविड हो गया तो क्या खाएं? जी। तो क्योंकि अगर आप मैं आपको कहूं कि बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल खाने को मन नहीं कर रहा है, मछली हो रही है और उल्टी आ जा रही है कुछ भी देखने से, ऐसे आदमी को बोलूं ये खाओ या ये खाओ, वो पहले ही बहुत इरिटेटेड है। सबसे जी। इंपॉर्टेंट चीज है, आपने आईसीयू में देखा होगा, मरीज 5 दिन कम होने लगता है और बिल्कुल शरीर खराब होने जैसा लग जाता है 5 दिन में, 10 दिन जी। में। हम जी सर। उसको दुनिया के सबसे अच्छे अमीनो एसिड, सबसे अच्छे विटामिन, सबसे अच्छे मिनरल्स देते हैं। तो ये ऐसा क्या है कि ये लोग जब घर आ जाते हैं और 2 दिन दाल चावल बिरयानी अपने घर का बना खाना 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 खाते हैं, जो अपना उनको रोज का खाना होता है जिसमें कुछ भी नहीं रहता, तो भी वो इमीडिएटली इंप्रूव हो जाते हैं। घर के बने खाने से अच्छा विटामिन, उससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। ध्यान ये रखो कि फ्रेश दो, ध्यान ये रखो कि थोड़ा थोड़ा दो, ध्यान ये रखो कि बार बार दो, और ध्यान ये रखो जी। कि उसको इरिटेट मत करो, उसको थोड़ा 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 जरूर खिलाओ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक पेशेंट था जिसका मुझे पता था उसे डोसा बहुत पसंद है। मैं उसको पूछता था क्या खाओगे? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे मतली हो रही है, मेरे से बात मत करो, इरिटेट हो जाता था। तो मैं उसकी बेटी को डोसा लेके भिजाता था कि इनके साथ जाके बैठ, इनसे पूछ रखो, तू खुद खा। जब उन्होंने थोड़ी देर देखता था और डोसा को खाते हुए, बोले साहब बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, आप खाओगे क्या बाबा? दोनों बाबा कहते थे हाँ, एक एक छोटा सा मुझे खिला दे। जरूरत है कि पेशेंट के साथ बैठ के उसकी थाली में उसके साथ खाना खाओ। आपको कोरोना खाने से नहीं होता, जी। अगर 2 पीस खाएगा शरीर में कुछ भी रगड़ जाएगी तो वो इंप्रूव हो जाएगा। सर इंप्रूवमेंट आप फेट में है, खाने में है। सर आप जैसे बोलते हो हर किसी को नहीं होता कोरोना। मैं किसी मैं पर्सनली देख चुकी हूँ सर, इतना शिफत क्या पता थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को नहीं हुआ। बिल्कुल तो भी नहीं होना हर चाहिए। किसी को। ऊपर वाला जी। एक घर में अगर कभी दुख दे तो सबको नहीं देता, और जो लोग खिदमत करते हैं उनको कोरोना नहीं होता। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, हम लोग 6 महीने से कोरोना वार्ड में रोज जाते हैं, आपके सामने बाहर आते हैं, आज जी। तक कभी भी कोरोना नहीं छू पाया और ना छू पाएगा। तो हर वो लोग जो घर में अपने कोरोना पेशेंट्स के लिए खिदमत कर सकते हैं, करिए, क्योंकि ऊपर वाला देखता है। जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनको कभी भी कोरोना नहीं हुआ ना होता। सर बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, भले कल ही का सर सैचुरेशन 60 चला गया है, पर हम हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, मार डालेंगे मेरे पापा को। तो ये सीन था उनका। बहुत सर मुश्किल से मैंने हॉस्पिटल उनको में कन्विंस किया। जब लास्ट में मैं कार्डियोलॉजिस्ट बना तो होता क्या था, पूरे हॉस्पिटल में एक डेथ हुई तो उसमें मेरे फाइल पे मेरा नाम जरूर होता था, तो मैं बड़ा परेशान होता था। तो मैं वापस जाके अपने पिताजी से पूछा, डैडी कितने भी हॉस्पिटल में लोग रहने दो, सब लोग आके ठीक होके जाते, सिर्फ मेरा ही पेशेंट में अगर डेथ में आए तो मेरा नाम पूछते, और लास्ट में मीटिंग में भी बुलाते तो मुझे खड़ा करते। तो मुझे बोलते थे बेटा तेरा काम हार्ट का है, और लास्ट में जब खत बंद आदमी जाता तो उसका हार्ट ही बंद होता, इसलिए तेरा नाम तो इसके साथ जुड़ने ही वाला है। तो जी। मान के चलिए,
हॉस्पिटल में आने वाले लोग जो बहुत बीमार हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, उनकी लास्ट में जब सेवा हो रही है, तो अगर वो मर भी जा रहे हैं तो वो हॉस्पिटल मार नहीं रहा। वो लोग अगर घर में रहते तो भी यही रहते। ठीक है, आपने जी उनकी सेवा के लिए उनको हॉस्पिटल लाए, उनकी केयर करी, उनको खाना दिया, उनको ऑक्सीजन दी, उनको वेंटिलेटर दिया, पर हॉस्पिटल ने उनको मार दिया, ये वर्ड गलत मानता हूं। अगर आप घर में डर के मारे हॉस्पिटल नहीं आ रहे, मत आओ। मैं तो खुद कहता हूँ आपकी ऑक्सीजन पूरी हो तो हॉस्पिटल कभी भी मत आओ। पर अगर हॉस्पिटल में मरीज मर गया तो उसको गलत ना समझो, क्योंकि मरीज मेरे पास आने वाला ही वो होता है जिसकी कंडीशन खराब होती है। सर, वैक्सीनेशन पे बात कर लें, टाइम बहुत कम है अभी अपने पास। वैक्सीनेशन अभी जो मिल गए, अब तो चला खत्म ही हो गए हैं। तो सर, जो ड्यूरेशन आया है, जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया, सर उनका सेकंड डोज जो पेंडिंग हो चुका है, उनका क्या करें, कैसे मैनेज करें हम? तो वैक्सीन जब पहली डोज दी जाती है तो 10 में 5 लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और बचे 5 उन्हीं वैक्सीन में से फिर इन्फेक्ट हो सकते हैं। जब वैक्सीन की 2 डोज पूरी हो जाती हैं तो 80% लोग इम्यून हो जाते हैं, 2 फिर भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो आप ये सवाल नहीं पूछ सकते कि सर आपको 2 वैक्सीन लगी हैं, क्या आप सुपरमैन बन गए? नहीं साहब, 20% लोगों को फिर भी जी इन्फेक्शन होगा। इसलिए हाथ धोना, डिस्टेंस मेंटेन करना और मास्क लगाना तो भी जरूरी है। इसलिए जिन लोगों की सेकेंड डोज किसी वजह से मिस हो गई, क्योंकि अभी प्रोडक्शन कम है और लोगों का जी, प्यार वैक्सीन के लिए आया है, क्योंकि मैं आया है अब खुलेआम बोलता हूँ, कोरोना का एक ही इलाज है, वैक्सीन। अगर आपकी जान बच सकती है तो सिर्फ वैक्सीन से बच सकती है। चाहे वो वैक्सीन ऊपर वाले ने आपको इम्यूनिटी से दे दी, या आपने वैक्सीन डॉक्टर से लेके लगवा ली। अगर वैक्सीन नहीं लगाई तो चांस मरने का 1%, अगर आपने वैक्सीन लगा ली तो इन्फेक्शन का चांस 20%, मरने का चांस 0। मैं जानता हूं मेरी 2 डोज वैक्सीन हो गई, अगर मुझे कोरोना हुआ तो मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी इम्यूनिटी आ गई। जी और अगर वैक्सीन लेट भी हो गई तो चिंता मत करिए, लगवा लीजिए जब भी अवेलेबल हो, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव ही होगी, कोई खराब नहीं होगी। डिले की चिंता मत करिए। आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूं जिससे आपको वैक्सीन मिल जाएगी। सारे लोग बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भाग रहे हैं वैक्सीन लगाने को, जबकि गांव में जहां पे वैक्सीन सरकार ने भेजी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, वहां लोग डर के मारे वैक्सीन नहीं लगा रहे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की वैक्सीन हॉस्पिटल में वैक्सीन के पैसे लिए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको लाइन लगानी पड़ती है इंजेक्शन लगवाने के लिए। उस लाइन में खतरा है कि आपको कहीं से इंफेक्शन पकड़ ले। गाड़ी उठाइए, एक पेरिफेरी गांव की तरफ चल दीजिए, रास्ते में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए वहां एक भी आदमी नहीं खड़ा होगा, और वहीं पे आप जाके अपना आधार कार्ड दिखा के इंजेक्शन लगवा के घर आ जाइए। इसको एक ड्राइव मान लीजिए, वो 250 रुपए आप ये मान लीजिए पेट्रोल में खर्च कर दिए, पर इट इज द बेस्ट वे टू गेट वैक्सीनेशन डन। सर, व्हेन कैन अ रिकवर्ड पेशेंट टेक वैक्सीन? 2 मंथ आफ्टर द रिकवरी। 2 मंथ्स आफ्टर द रिकवरी। सर, आपने मेडिसिन की जो शीट शेयर की है, वो मैं पोस्ट लाइव शेयर कर दूंगी ये लोग के साथ। और जो आपने खाने की भी एक दी थी, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है जी, सर। तो और खाने की सर, लिस्ट, इम्यूनिटी बढ़। खाने की सब लोग जाते थे डाइटिशियन के पास और कहते थे हमको कोरोना है, और वो 200 रुपए लेकर के एक लिस्ट दे देती थी। तो मैंने मोहतरमा से कहा कि आप वो लिस्ट मुझे दे दीजिए, और मैंने उसको सब लोगों को डाल दिया, आपको कोरोना है उसमें से चूज कर लो कौन सा खाना है, ये सारे अच्छे खाने हैं, आप लोग सब जी लोगों सर। को भेज दो। ये पिताजी को अच्छी दिख जाए वो वाली दे दो। जी ठीक है सर। सर, प्रिकॉशंस और कैसा ले सकते हैं हम? आपको कभी भी बाहर निकल रहे हैं तो मान के चलिए कि वो असेंशियल ही होना चाहिए, जरूरी ही होना चाहिए। आप देखिए, फैजा ये इंटरव्यू मेरे पास क्लिनिक में आके बना सकती थी, पर इसने घर से इसलिए बनाया कि इन्फेक्शन का चांस कम करने की कोशिश की। तो यही आपको भी करना है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो पहला सवाल पूछिए, क्या जाना जरूरी है? क्या मेरा बाहर घर से जाने के बगैर काम नहीं चलता? क्या कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है? अगर आप घर पे रहेंगे तो इन्फेक्शन होने का चांस खत्म। दूसरा, हैंड वॉशिंग टेक्निक सीखिए। मैंने एक वीडियो में बताया है
कि हाथ कैसे धोने हैं। तीसरा, मिथ्स से मत डरिए। मिथ का मतलब जो लोग सैनिटाइजर्स कपड़ों पे छिड़क दे रहे हैं, घरों में छिड़क दे रहे हैं, एक बिजनेस बना लिया है, आप साबुन से ही हाथ धो क्योंकि साबुन से अच्छा सैनिटाइजर नहीं आया। और चौथा, अच्छा खाना अच्छा सोना एक नियम बनाओ। और अब ये पाक महीना चल रहा है जिसमें अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी आदतें और इबादत करना, ये सारी चीजें ही कोरोना से लड़ने की सबसे बड़े वजह। जो जो लोग इबादत करते हो, जो जो लोग शाम को सेहरी करते हो, वो इस तरीके से नियम बनाओ कि ये सिर्फ इस एक महीने नहीं, ये आपके दिलों के अंदर चला जाए और आप हमेशा से ही इसको फॉलो करते चले जाओ और आगे जनरेशन में भी फॉलो होती जाए। सर जो कोविड पॉजिटिव है पर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। उनको अल्लाह की वो कवर है, उनको कुछ भी नहीं होगा, ऐसा रहेगा उनको। सर आप घर बहुत में सारे रहिए। जी सर, मेरे को एक और बात पूछना था कि कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स जो है उनको क्या करना चाहिए। कोविड रिकवर पेशेंट्स ज्यादातर कुछ दिन तक वीकनेस, कमजोरी, खांसी, सांस फूलना बोलते रहते हैं। आप यही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गर्म पानी से नहाना, अ, अपने घर रहना और थोड़ा आराम, रिकवरी के लिए 1-2 हफ्ते एक्स्ट्रा यूज करिए। खाने का बहुत ध्यान रखिए। नॉर्मली 100% रिकवरी है कोरोना के बाद। जी अच्छा ठीक है सर। सर और क्या, ये इनके पास से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं जी। सर। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। सर कार्डियक का क्या रोल है कोविड के साथ, और इम्यूनिटी के लिए क्या खाएं कोविड पॉजिटिव। तो जो चीज अपने दिल को भाती है, बॉडी के अंदर ऐसा एक सिस्टम सेट है कि अगर मैं किसी के मुंह के अंदर कुछ डालूं और उसको पसंद नहीं है, वो चीज इम्यूनिटी नहीं बनाती। इसलिए सबसे पहले बच्चों को छोड़ के अपने आप के हिसाब से खाना खाइए, पर जंक फूड, फ्राइड फूड्स को अवॉइड करिए। नॉर्मल जी अपना खजूर, फ्रूट्स जो सीजन में आते, वो सब चीजें, और बहुत हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। यही आपकी इम्यूनिटी को बेस्ट इंप्रूव कर सकते हैं। जी सर। सर हर कोविड पेशेंट नहीं मरता ना। ये बता 99% कोविड दीजिए, पेशेंट पता नहीं सबको आप कि 90 हर कोविड नहीं मरता। कोविड का मतलब डेथ नहीं है, कोविड का मतलब टेस्ट है। ऊपर वाले ने आपसे आपका चिट्ठा खुलवाया है, पूछा है आप स्मोकिंग करते थे, आपको खतरा ज्यादा है। आपकी किडनी, लंग्स, हार्ट खराब है, आपको खतरा ज्यादा है। आपकी उम्र ज्यादा है, आपको खतरा ज्यादा है। आप रोज एक्सरसाइज नहीं करते, आपको खतरा ज्यादा है। 100 में सिर्फ एक ही आदमी इस टेस्ट में फेल होता है, 99% पेशेंट्स इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। सर वैक्सीनेशंस जो इतने सारे पेशेंट्स को आर्थराइटिस है, कार्डियक इश्यूज है, कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, या किन किन को लेनी जी। चाहिए। सारी वैक्सीन एक ही तरीके से, एक ही आइडेंट तरीके से बनाई गई, क्योंकि जब टेस्ट किया गया तो न्यूमेरिक 90% वर्सेज 80% कोविशील्ड। आज की तारीख में जिन्होंने भी वैक्सीन ली है, उनको कोरोना से डेथ नहीं हो सकती, हो ही नहीं रही। जो एक आधे आइसोलेटेड केसेस हैं, वो कोविड की वैक्सीन की वजह से नहीं, किसी और वजह से चले गए, क्योंकि एहतियात नहीं जी बरती गई। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको, आप अगर कोई भी वैक्सीन आपको मिल जाए, चाहे वो कोविड हो, कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे स्पुतनिक हो, एक रशियन मेड वैक्सीन भी मिल रही है, आप फटाफट ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आपके मरने का खतरा 0 है। हाँ सर, मेंटल आज की हेल्थ बहुत तारीख ज्यादा में डिप्रेशन। कोविड का इलाज एक है, सिर्फ वैक्सीन, और कुछ भी नहीं। सर कोविड खत्म होगा, कोविड खत्म नहीं ज्यादातर होगा। कोविड। कोविड खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये वायरस, आप एज डॉक्टर्स जानते हो कि टीबी खत्म नहीं हुआ, टीबी अभी भी है। पोलियो खत्म नहीं जी हुआ, सर। पोलियो अभी भी है। पर आपका पोलियो से डर खत्म हो गया।
अब आप डरते नहीं हो, जाते हो एक बूंद ड्रॉप डला देते हो बच्चे को और बेफिक्र हो जाते हो सारी जिंदगी। आगे से जैसे पोलियो की ड्रॉप लगती है, डीपीटी का टीका लगता है, छोटे बच्चों को सबको सबको एक बार वैक्सीन हो जाने के बाद जो भी नया बच्चा पैदा होगा उसको एक छोटी सी ऐसी शीशी से एक बूंद पिला दी जाएगी और बोल दिया जाएगा कि बेटा ये कोविड की वैक्सीन है जो तुमको बचपन में दी जा रही है और आगे आपको कोविड नहीं होगा। जो लोग नहीं लेंगे उनको होने का चांस रहेंगे। सर प्रेग्नेंट औरतें कैसा टेक केयर करें कोविड में, और अगर उनको हो गया तो वो क्या करें? ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज जो अभी रिजल्ट्स आए यूके से, अ, उनको सेफ्टी बहुत है, ऊपर वाले से बहुत आराम है। प्रेग्नेंट लेडीज को बीमारी बहुत कम हो रही है क्योंकि पेट में बच्चा होते टाइम बॉडी में स्टेरॉइड की लेवल बहुत ज्यादा होती है और स्टेरॉइड ही कोरोना का इलाज है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ती। अभी तक ओवर वर्ल्ड कोई भी प्रेग्नेंट बच्चा या माँ को कुछ भी नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। और दूसरा, जी। कोविड में वैक्सीन वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। 1000 लेडीज को टेस्ट कर दिया गया है ऑलरेडी और वो सब स्वस्थ है। तो वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी सेफ मानी गई यूके में, पर इंडिया में अभी भी उसका रिजल्ट आने के बाद ही अलाउ करेंगे। इंडिया में प्रेग्नेंट लेडीज को अभी भी वैक्सीन नहीं दी जा रही। पर हाँ, आप भी सोशल डिस्टेंसिंग और अलग रहने का वो वाले पालन सारे करने हैं। अच्छा खाना, रेस्टफुल स्लीप और डरना नहीं, ये भी एक लेडीज भी इसको फॉलो करें। और चाहे आपको ऊपर वाले की तरफ से सेफ्टी है कुछ समय के लिए, इसको मैं बोलता हूँ सेफ्टी साइन, ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए रहता है और आपको ये नहीं होगा। जी। सर एक और बात पूछनी थी मेरे को कि सर कब हॉस्पिटल जाएं? अब तो जाना ही जरूरी है। ये कब आपका सैचुरेशन क्या नंबर पे आता है कि आपको जाना जरूरी है? अब घर में नहीं मैनेज कर अगर सकते। अगर 90 से कम ऑक्सीजन हो जाए तो आप घर पे मैनेज नहीं कर सकते, आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। सर वैक्सीनेशन के लिए जो आ रहे हैं बात की, ब्लड क्लॉट होते हैं। 20 करोड़ लोगों में एक को सिर्फ रिएक्शन हुआ है और वो वैक्सीन का रिएक्शन नहीं था या वैक्सीन का क्लॉट नहीं था। पूरे वर्ल्ड ओवर में, पूरे वर्ल्ड में आज तक सिर्फ कनाडा में 2 टेस्ट डिटेक्ट हुए हैं जिससे क्लॉट बने हैं और कंपनी मानती है कि इससे क्लॉट बनता है। पर 100 करोड़ पूरे वर्ल्ड के लोगों में 2 लोगों को हुआ। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी रोड्स हैं, अगर 100 करोड़ लोग रोडों पे हो तो क्या 2 लोगों का एक्सीडेंट नहीं हो सकता? सही है। तो जी इसको सर। अपन गलत नहीं मान सकते। ये एक कॉमन, वैक्सीन की किसी भी पार्टिकल से एलर्जी हो सकती है और वो 2 लोग बदकिस्मत थे, बट उसके लिए हम वो 100 लोग, करोड़ लोगों के बेनिफिट को नहीं रोक सकते। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, आपने मुझसे पूछा क्या वैक्सीन से क्लॉट बनते हैं, तो मेरा जवाब है हाँ। अब मैं आपसे पलट के सवाल पूछता हूँ, रोड पे जाने से एक्सीडेंट होके मरने का खतरा होता है कि नहीं, हाँ कि ना? जी सर। तो अगर आपका आंसर हाँ है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं रोड पे जाना छोड़ दूं? नहीं। तो ऐसे ही कि वैक्सीन से क्लॉट बनते हैं हाँ, पर वैक्सीन लगवाना छोड़ दो, ये गलत है। जी सर। सर मैं ये समझती हूँ सर, एक दो लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे सर। प्लाज्मा थेरेपी पे बताइए कब ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बिजनेस बन चुका है। लोग पैसे ले रहे तो हैं प्लाज्मा देने के लिए। जी, प्लाज्मा, मान लो मेरी बॉडी में इंफेक्शन हुआ और एंटीबॉडी बन गई। अब मेरी बॉडी में ऑलरेडी बनी बनाई वो 20 सेल की एंटीबॉडीज हैं जो हमारे पुश्तैनी से आनी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। वो वाली छान के एक आदमी को दे दिया जाता है होने से पहले पहले। अगर विद इन फर्स्ट वीक आप प्लाज्मा दो तो रिकवरी इमीडिएट हो जाती है, क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को उतना काम नहीं करना पड़ता, किसी और का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। पर ये एक थ्योरी है, जैसे कि आप किसी भी साइंस में थ्योरी और प्रूफ अलग अलग होता है। जब हमने प्लाज्मा को आजमाया कि 100 लोगों को दिया, 100 लोगों को नहीं दिया एक ही स्टेज पे, तो कितने लोगों की जान प्लाज्मा ने बचाई,
तो हमने पाया कि प्लाज्मा ने एक आदमी की भी एक्स्ट्रा जान नहीं बचाई। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी अप्रूव्ड तो है कि अगर डॉक्टर चाहे तो दे सकता है, पर प्रूवन थेरेपी नहीं है। इससे जान बचेगी ये गारंटी नहीं है। Okay. Sir, are antibodies produced after taking vaccine? Even after हम first डॉक्टर्स dose? ने हम डॉक्टर्स ने सब लोगों ने एज पार्ट ऑफ इंक्विजिटिवनेस जाके लैब में टेस्ट कराया कि हम लोगों को कितनी एंटीबॉडी बन गई है। तो मेरी पर्सनल वैल्यू बताता हूं कि मेरी एंटीबॉडी 0 थी। अब मुझे जी। वैक्सीन भी हुआ है और मैं रोज कोरोना वार्ड में भी जाता हूँ। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि मुझे कुछ ना कुछ तो कोरोना वायरस गया ही होगा, कैसा भी करके गया होगा। तो कोरोना वायरस भी गया, मैंने वैक्सीन भी लगवाई और मेरी इम्यूनिटी फिर भी 0 है जो टेस्ट में आ रही है। उसके बाद भी आज 1 साल के बाद मैं जिंदा हूं। तो इसकी या तो ये चीज है कि हमें पता नहीं कि हमें क्या टेस्ट करना है, या वो टेस्ट करेक्ट नहीं है, या ये मान के चलो कि आप भूल जाओ, आप प्रोटेक्टेड हो, इसी से खुश रहो। वैक्सीन के बाद बार बार टेस्ट मत कराओ कि मेरी एंटीबॉडी कितनी है। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं सर ये दौरान जो कोरोना का चल रहा है उसमें? अगर अगर सिर्फ जान बचानी है, अगर जान बचानी है तो टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस 1 साल में जो भी हार्ट अटैक का पेशेंट आया, ना उसका सीटी जी। स्कैन कराया, ना मैंने उसका ब्लड टेस्ट कराया। क्योंकि ब्लड टेस्ट आने में 24 घंटे लगते हैं, सीटी स्कैन आने में 1 घंटा लगता है। ये दोनों जी। घंटे इस आदमी की जान ले सकते हैं। इसलिए मैंने सब पेशेंट्स का टेस्ट स्टंट करने के बाद ही कराया, जिसमें से कुछ पॉजिटिव भी आए, कुछ नेगेटिव भी आए। और मेरे स्टाफ में कुछ लोग कोविड पॉजिटिव भी हो गए पेशेंट्स की वजह से। बट इससे बहुत ज्यादा जान बचाई हमने इस 1 साल में। मेरे स्टाफ में एक भी बच्चा, कोई भी बच्ची मरे नहीं, मतलब इन्फेक्ट जरूर हुए, हॉस्पिटल रहे 10-12 दिन, उनको बुखार रहा। और मेरे साथ का जो डॉक्टर पांडुरंगा कार्डियोलॉजिस्ट है उसको भी इन्फेक्शन हुआ। बट जी। मेरा सिस्टम यही है कि अगर जान बचाने वाला सर्जरी है, डिलीवरी है, जिसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, मैं बोलूं 6 महीने बाद करा लो तो पॉसिबल ही नहीं है। ब्रेन में स्ट्रोक है, पॉसिबल ही नहीं है। हार्ट का स्ट्रोक है, पॉसिबल ही नहीं है। डायलिसिस के पेशेंट बगैर डायलिसिस के मर जाएंगे। ये लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली 100% उन लोगों को हॉस्पिटल जाना है और प्रोसीजर करना है। और तब कोविड के पीछे नहीं पड़ना। कोविड के पीछे पड़ना है जब पहले प्राइमरी आप जान बचा लो। जब जान है तभी उसके बाद कोविड का सवाल शुरू होता। Sir, a question is doxycycline and PCM comes into the mother's milk. I guess breastfeeding mother है और वो ये साथ दे रहे हैं। डॉक्सीसाइक्लिन एब्सोल्युटली कोरोना का इलाज नहीं है। तो अगर मदर डॉक्सीसाइक्लिन ले रही है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इज इट सिक्रीटेड इन मिल्क? यस। तो पैरासिटामोल इज सेफ फॉर मदर एंड फॉर बेबी, जो कि आपका बुखार उतारती है, पर डॉक्सीसाइक्लिन आप मत लीजिए। सर, कैंसर पेशेंट है, माइल्ड कोरोना हो गया, उनको क्या घर पे रिकवर हो सकते हैं? 100% रिकवर हो सकते हैं। सिर्फ कैंसर हो जाने से आपकी रिकवरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, आपके पास वेपन्स कम है लड़ने के लिए कोरोना से, तो आपको ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा अपना। सर, स्टीम, गर्म पानी, काढ़ा, ये सब काम करता है? काम हल्दी तो कुछ वाला भी नहीं दूध, करता। काम तो ये सिर्फ तो फेथ करता है। मैं पापा की बात से तो मेरा तो सब पे भरोसा ही उठ गया। गर्म पानी सिर्फ एक क्लीनिंग तरीका है जो आपके मुंह के इन्फेक्शन को क्लीन कर देता है। उसमें वायरस मर जाता है, पर आपको जान से नहीं बचाता। हाँ, जी। स्टीम लेना या गर्म पानी पीना एक रिवाज है कि खाने के साथ गर्म का गुनगुना पानी पिया करते थे शुरू से। जी। ये साउथ इंडिया में ऐसा पैटर्न है, रिवाज है। तो आप, ये रिवाज गलत नहीं है। इससे सिर्फ कोरोना नहीं मरता, इससे बहुत सारे और इन्फेक्शन और ये चीजें ठीक होती हैं। तो गर्म पानी पीना गलत नहीं है, स्टीम लेना गलत नहीं है। दूध अपने आप में आपको बचपन से माँ पिलाती है, ये वो भी गलत नहीं है। उसमें एक चुटकी हल्दी डाल देना भी बुरा नहीं है। पर वो कोरोना का इलाज नहीं है, वो आपके फेथ का इलाज है, वो आपकी इम्यूनिटी का इलाज है, वो आपकी बॉडी का इलाज है, पर वो आपको कोरोना से नहीं बचाता। जी सर, ठीक है सर। और मैं लास्ट बंद करता हूं। एक, हमने बहुत सारी जान खोई है, हमने बहुत सारी जान शायद खोएंगे, बट इंसानियत और इंसान दोनों जिंदा रहेंगे।
कोविड आने से इस धरती पे लोग खत्म नहीं हो जाएंगे। हम लोगों ने प्रूव किया है कि 100 में एक ही आदमी मरता है। कितना भी कोविड आ जाए, कितने साल भी कोविड रह जाए, हम लोग किसी ना किसी तरीके से जीना सीख जाएंगे, अपने पुराने प्यारों को याद करते रहेंगे और अपने आदतें और तरीके उस हिसाब से बदल लेंगे, जिससे कि हम आने वाली जनरेशन्स को ये इंफॉर्मेशन दे के जाएं, चाहे मुंह से, चाहे बता के, चाहे लिख के, चाहे अपनी इम्यूनिटी और जीन्स में। और इंसानियत नहीं मरेगी। इसके साथ आप इंसानियत के ऊपर विश्वास उठ गया है ये मत यूज करिए। आप ये यूज करिए कि हम अपने प्यारों को हमेशा अपनी दुआओं में, इबादतों में याद रखेंगे। जी सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत हिम्मत से रहे मेरे साथ, हम सबके साथ, घर वालों के साथ। और आप इंफॉर्मेशन इतनी शेयर कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी के लिए, हर एक इंसान के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कमिंग लाइव सर। थैंक यू सो मच।